नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हमारे द्वारा जो वीडियो प्रस्तुत हो रहा है उसमें हिंदी के 30 प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ 30 प्रश्न जो है उसमें शिक्षण विधियां और व्याकरण दोनों को मिलाकर के प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं, ताकि आप लोग उनको पढ़ करके पूर्ण रूप में तैयारी जो है हम उनकी जांच कर सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नए वीडियो हो उनकी आपको लिंक मिल जाए। चलो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। थर्टी 31 नंबर प्रश्न है, कौन वर्ण घोष नहीं है? ए, छ, ए, ड। बताइए। देखो, घोष वर्ण कितने होते हैं? 31 होते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सारे स्वर, अंतस्थ व्यंजन, यर, लव और उष्म का है। तो अपने को यहां देखना है। देखो, ए स्वर आ रहा है, स्वर घोष में आते हैं। ए भी स्वर में आता है। ड, टैट है, ड तीसरा वर्ण है, ये भी घोष में आता है। तो 6 जो है ये अघोष वर्ण है, ये हमारे नंबर 2 में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 32, किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि, रिवाज। री जो होता है वो हमारे वर्ण के नीचे, जैसे कृपा लिखते हैं तो कृपा में जो ये नीचे री, ये लगा न री। आपको देखना है कि इन 4 शब्दों में किसके नीचे री नहीं लगा हुआ है। तो किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो वो है रिवाज। क्योंकि देखो, कृपा में नीचे री लगा हुआ है, कृष्ण में री लगा हुआ है, दृष्टि में री लगा हुआ है, लेकिन रिवाज में ये वाला री, ऋषि वाला नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 33, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? पहला, स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियां। नंबर 2, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां। नंबर 3, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां। नंबर 4, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां। बताइए क्या उत्तर होगा इसका। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियां अनुस्वार कहलाती हैं। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है शंकर। अब यहां जब हम इसकी बात कर रहे हैं और ये लगा अनुस्वार, तो ये ए, देखो इसमें ए आ रहा है और ए के बाद में इसका उच्चारण हो रहा है। तो अनुस्वार किसे कहेंगे? तो स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियां। तो श में ए आ रहा है और ए के बाद में ये अनुस्वार आ रहा है। नेक्स्ट, किस शब्द में गुण संधि है? सिंदूर में, भारतेंदु, पारीश्वर, लोकेश्वर्य। देखो, सिंधूर्मी में दीर्घ संधि है, सिंधु प्लस ऊर्मी। ठीक है ना। भारतेंदु में भारत प्लस इंदु गुण संधि है। पारीश्वर, यहां पारी प्लस ईश्वर बना रहेगा और लोकेश्वर में लोक प्लस ऐश्वर्य वृद्धि संधि बन जाएगी। यहां गुण संधि का सही उत्तर होगा भारत प्लस इंदु। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्षित छाया का संधि विच्छेद होगा। वृक्ष है प्लस छाया, वृक्ष है प्लस आधा च और छाया, वृक्षित प्लस छाया और वृक्ष प्लस छाया। बताइए। अगर आप लोगों को पता हो तो हमारे एक व्यंजन संधि में एक नियम है, च व्यंजन का आगम संधि नियम, जिसमें यहां इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, वृक्ष प्लस छाया। इसमें दोनों के बीच में च का आगमन हो जाएगा और ये वृक्ष प्लस छाया यहां च बन के वृक्ष छाया बन जाएगा। जैसे कि अनुच्छेद एक शब्द होता है, अनुच्छेद में अनु प्लस छेद
दो अलग अलग बनते हैं और दोनों के बीच में च का आगमन हो जाएगा तो वो बन जाएगा अनुच्छेद। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। श्मश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। श्मश्रु, मूछ, अश्रु, आंसू, ससुर। श्मश्रु जो है इसका अर्थ होता है मूछ। नेक्स्ट, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, एकार्थक शब्द। विपरीत अर्थ, विपरीत अर्थ का मतलब उल्टा अर्थ देने वाला, और उल्टा अर्थ कौन देगा? वो विलोम शब्द देगा, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जाति, अक्षर। बताइए। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है तो वर्ण शब्द का आकाश नहीं होता है, वर्ण रंग होता है, वर्ण जाति होती है, वर्ण अक्षर होता है, लेकिन आकाश नहीं होता है। कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अंबुज, मनसिज, पंकज। बताइए कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें सही है मनसिज। मनसिज इसमें कमल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? मनन, बेध्यान, मनवा, अन्य मनस्क। जिसका मन ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए आता है अन्य मनस्क। नेक्स्ट, अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, या चौथा है विचित्र अर्थ प्रकट होता है। अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति में हमेशा ध्यान रखना जो बोलते हैं वही अर्थ प्रकट होता है, दूसरा कोई अन्य अर्थ नहीं आता है तो हम बोलते हैं उसे वाच्यार्थ। यानी अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, गुण दोष, दिशाएं, आभूषण। बताइए। भाववाचक संज्ञा में गुण दोष आते हैं। क्या आते हैं? गुण दोष। नेक्स्ट, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है काली, पतलून, मदन, खेलने। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण हमारा क्या हो गया? काली हो गया, रंग हो गया ये। और रंग हमारे विशेषण में आता है, गुणवाचक विशेषण के अंदर आता है ये। वहां मोहन के रिक्त स्थान कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा। पहला विकल्प है या, दूसरा और, तीसरा अलावा, चौथा अथवा। रिक्त स्थान में आपको इन चारों में से कोई एक लगाना है तो देखना कौन सही होगा। यहां सही उत्तर होगा अलावा। और उसका पूरा अगर लाइन बोल के देखें तो वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था। नेक्स्ट, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक हैं समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय बोधक।
हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। अब देखो बीच में जो तक आया ना, वो हमें सफलता मिलने तक प्रयास यानी सफलता के लिए प्रयास करना है, दोनों को संबंध दिखाने के लिए ये तक बीच में आया है, तो यहां संबंध बोधक अव्यय का रूप बनाया जाएगा। नेक्स्ट, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? संप्रदान कारक के, करण कारक के, अपदान कारक के, संबोधन कारक के। बताइए, आपको विभक्ति याद होगी, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से। तो यहां संप्रदान में के लिए की जगह कई कई बार को का प्रयोग भी होता है। जब हम किसी और व्यक्ति के लिए किसी प्रकार के कार्य या किसी को देने के लिए कार्य करते हैं या कर्ता किसी को देता हुआ प्रतीत होता है, तो वहां संप्रदान कारक रूप देखा जाता है। नेक्स्ट, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य के, रचना के, शब्द के, अर्थ के। बताइए, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंग होते हैं, जिसे एक उद्देश्य कहते हैं और एक विधेय कहते हैं। ये हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? वाक्य। नेक्स्ट, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है छक्के, तेंदुलकर, ओवर 5। बताओ, उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि जो कर्ता होता है वो हमारा उद्देश्य होता है। और यहां तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, तो छक्के लगाने का काम कौन कर रहा है? तेंदुलकर कर रहा है, तो तेंदुलकर हमारा कर्ता हो गया। तो यहां उद्देश्य पूछा गया है, तो उद्देश्य हमारा होगा तेंदुलकर। नेक्स्ट, अब देखिए, ये एक चिन्ह लगा हुआ है जिसमें एक ऊपर डॉट लगा हुआ है, नीचे कोमा लगा हुआ है। विराम चिन्ह को नाम क्या है? अर्ध विराम, विराम, अल्प विराम, हंस पद। इसे हम बोलते हैं अर्ध विराम, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक, उपविराम। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बताइए भाई। इसमें सही उत्तर है कोष्ठक। कोष्ठक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूला न समाना, अंगारों पर पैर रखना। अवसर का लाभ उठाना, गंगा जी बह रहे हैं, हम हाथ धो रहे हैं, तो बहती गंगा में हाथ धोना, और क्या, अवसर आया और लाभ उठा दिया, बस ये होता है बहती गंगा में हाथ धोना। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना, दांतों में जीभ होना। बताइए, बाधा डालना, बाधा डालना मतलब रोड़ा अटकाना, बाधा यानी रोड़ा, है ना। नेक्स्ट, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना। बताओ,
इसमें सही उत्तर है अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। यानी मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो। ध्यान रखना, तुम सब एक जैसे हो। अब इनमें विकल्प देखिए। चोर चोर मोसे रे भाई, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए क्या, इन चारों में से कौन सा क्या उपयुक्त होगा? तुम सब एक जैसे हो, उसके लिए एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ध्यान रखना। नेक्स्ट, अधिसूचना का प्रकाशन कहां होता है? राजपत्र यानी गजट में, समाचार पत्र में, सूचना पट में, कोई नहीं में। अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र यानी गजट में देखा जाता है। नेक्स्ट, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य, इनमें से तीनों काम। निविदा, निविदा में देखो सामान की आपूर्ति भी होती है, सामान की नीलामी भी होती है और निर्माण कार्य भी होता है, यानी तीनों ही कार्य इसमें देखे जाते हैं। नेक्स्ट, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश कहलाता है। परिपत्र, विज्ञापन, अधिसूचना, आवेदन। किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा, अनेक जानना, अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र तो परिपत्र कहलाएगा। परिपत्र यानी चारों ओर एक साथ भेजना है ना। नेक्स्ट, 58 से लेकर 60 तक के प्रश्न एक गद्यांश से पूछे गए हैं। आप पहले गद्यांश को ध्यान से सुने। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश करता है बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगा, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये एक गद्यांश है जिसमें कुसंग के बारे में बताया गया है। इनमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन तीनों प्रश्न के उत्तर ध्यानपूर्वक देने हैं। ठीक है ना, गद्यांश को आपने अच्छे से देख लिया होगा। पहला प्रश्न है, इस गद्यांश का शीर्षक होगा कुसंग की महत्ता, अच्छी संगति, संगति, युवा पुरुष। देखो, इस पूरे गद्यांश में व्यक्ति की संगति के बारे में बात की गई है कि संगति अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा, संगति बुरी होगी तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो गद्यांश का अगर शीर्षक की बात करें तो यहाँ कुसंग की महत्ता का नहीं वर्णन किया गया है। कुसंग की कोई महत्ता नहीं होती, लेकिन यहाँ पर केवल संगति बताई गई। देखो, यदि बुरी होगी तो इस रूप में हो जाएगा, और यदि वो अच्छी होगी तो इस रूप में हो जाएगा। ये संगति की बात की गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट, कुसंग का अर्थ है कुशल साथी, कक्षा के साथी, संगीत के साथी, बुरी संगति। बताइए। इसमें सही उत्तर है बुरी संगति।
नेक्स्ट प्रश्न, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है संगति का महत्व, युवा पुरुष, नीति और सद्वृत्ति, उन्नति। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है यानी देखो इसमें जितनी बात हमने बात कही है उसमें उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, यदि अच्छी होगी तो सारा दिन बहु समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब गद्यांश का केंद्रीय भाव पूछा गया है तो ध्यान से देखें, इसमें पहला ऑप्शन संगति का महत्व, दूसरा युवा पुरुष, तीसरा नीति और सद्वृत्ति, चौथा उन्नति। केंद्रीय भाव का मतलब होता है कि इस पूरे गद्यांश का एक मूल उद्देश्य क्या है, तो मूल उद्देश्य है उन्नति, कि व्यक्ति जीवन में उन्नति कैसे कर पाएगा, वो कुसंगति से करेगा क्या सुसंगति से करेगा, वो डिपेंड उस पर करेगा। तो ये यहां पर ये प्रश्न रूप बनाया गया है। ठीक है, ये हमारे थे आज के 30 प्रश्न और हम लोगों ने इसमें सभी प्रश्नों को समझने का प्रयास किया है और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे हों और आप लोगों ने इसमें कुछ नया सीखा हो और आप अपनी तैयारी की जांच भी कर पा रहे हो। बस इसी प्रकार आप लोग तैयारी करते रहें और अपना स्वयं का मूल्यांकन करते रहें, स्वयं अभिप्रेरित होते रहे। आप सब वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने जितने मिलने वाले लोग हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उन सबको भी लाइक और शेयर करने के लिए कहें। ओके, वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।